जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन देखा था, उसी में लाइफ साइकिल भी देखा था। तो आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन समझेंगे, रिप्रोडक्शन का टाइप्स देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इन जनरल दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह यूनिपेरेंटल होता है, कहने का मतलब यहां पर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह बाई पेरेंटल होता है, मतलब यहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल बाई जो है इसमें दो पेरेंट्स का, दो अलग अलग इंडिविजुअल का, दो अलग अलग बॉडी के इन्वॉल्व होने से ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, है ना, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं रिप्रोडक्शन है क्या, या एक्चुअल में रिप्रोडक्शन हम कहते किसे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन को अगर हम जो है स्प्लिट करें इस वर्ड को, तो दो वर्ड हमको मिलेगा, एक री है और दूसरा वर्ड हमारे पास है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन, और री का मतलब होता है पुनः, कहने का मतलब अगेन। मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वही चीज बन रहा है जो पहले से इस अर्थ पर मौजूद है। कहने का मतलब यहां पर कोई नया चीज नहीं बन रहा है, या नया इंडिविजुअल, यहां पे कोई नया चीज या नई स्पीसीज नहीं बन रही है। आप कह सकते हैं कि यहां पे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है जो अपने पेरेंट जैसा है। मींस ऐसे ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो पहले से इस धरती पर है। जैसे मानव है, तो मानव रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान एक नया ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल बनाता है, एक नया प्रोजनी बनाता है। तो आप कह सकते हैं जो है इसको आप कह सकते हैं रीफॉर्मेशन, या आप हम कह सकते हैं अगेन फॉर्मेशन। कहने का मतलब किसी चीज का फिर से बनना, ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन। तो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वाई, क्यों इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स इन द लिविंग। तो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना, या लिविंग सेल्स में होता है। तो इसलिए इसके लिए टर्म यूज करते हैं, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह जिंदा ऑर्गेनिज्म में होता है, यह डेड ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, कोई पेरेंट्स अपने ही समान, अपने ही जैसा दिखने वाला एक प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, और वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूस या पेरेंट्स गिव्स राइज प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग। तो एक ऑफ स्प्रिंग बनाता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजनी, कहने का मतलब ऐसा जो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होगा प्रोजनी। तो आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई पेरेंट्स अपने ही समान एक ऑफ स्प्रिंग बनाता है। तो आप कह सकते हैं सिमिलर टू इट्स, अपने ही समान एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे मानव है ना, तो मानव रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अमीबा है, अमीबा रिप्रोड्यूस करके एक नया अमीबा बना रहा है। प्लांट है, प्लांट जैसे आम का पौधा देख लो, मैंगो ट्री रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान एक नया पौधा बना रहा है जो कि मैंगो ट्री का होगा।
अब मानव रिप्रोड्यूस करेगा तो मानव ही बनाएगा, मानव रिप्रोड्यूस करेगा तो गधा तो बनाएगा नहीं, घोड़ा तो बनाएगा नहीं ना। मानव के रिप्रोडक्शन के बाद जो उसका प्रोजनी होगा, जो प्रोजनी जन्म लेगा, वह मानव ही होगा, ना कि वो गधा होगा, ना कि वो घोड़ा होगा। तो ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा, है ना। किसी घोड़े ने मानव पैदा कर दिया, या किसी गधे ने, है ना, मानव पैदा कर दिया। जो है बहरहाल वो बात अलग है ना। बहुत सारे गधे क्लास में आते हैं, हम लोग उनको घोड़ा बनाते हैं, घोड़ा बना के पढ़ा लिखा के अच्छे से दौड़ने लायक बना देते हैं, तो वो बात अलग है। तो आगे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन हर तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। तो यदि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ या सेल डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लेते हैं ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लेते हैं ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये डिवाइड करेगा तो इसमें डिवीजन होगा और इस तरह से दो सेल बन जाएंगे, इस तरह से दो सेल बन जाएंगे। दिस इज द मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, यह रिप्रोडक्शन का मूड है। तो यह कोई एक सेल का ऑर्गेनिज्म है और ये डिवाइड करेगा तो दो बन गया, तो एक से दो बन रहे हैं, तो एक से यहां पर दो बन रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, जो है डिवीजन हो रहा है। तो कौन सा डिवीजन यहां पे हो रहा है, तो यहां पे हम सिंपली कह सकते हैं यहां पर माइटोसिस नाम का डिवीजन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछता है ना, माइटोसिस नाम का डिवीजन हो रहा है, अगर कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किसके कारण होता है, तो सेल डिवीजन के कारण। तो कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप याद रखेंगे इस तरह से, एक टर्म याद रखेंगे री, दूसरा कॉल, COL कॉल, तीसरा पी, है ना, पी, और चौथा VA वोआ, मतलब रिकॉल पोआ। इस टर्म को याद रखेंगे तो इसका मतलब हम समझते हैं सबसे पहले RE, इसका मतलब हो गया बाबू रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कहने का मतलब रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेसमेंट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे आपके फैमिली का कोई हेड है, जैसे आपके पेरेंट्स हेड ऑफ द फैमिली है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में उनको आपने सारे परिवार वालों ने मिल करके उनको हेड ऑफ फैमिली बनाया है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ फैमिली जो है वो जॉब करते हैं, पैसे लाते हैं, और उसी पैसे से सारे लोगों का लाइफ चल रहा है, सबका वो पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन 60 साल की उम्र में उनकी जॉब खत्म हो जाएगी, पैसे आना बंद हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, तो आप उनको हेड ऑफ फैमिली के पोस्ट से अलग कर देते हो, और उस समय तक जो मेंबर्स पैसे कमाने लगता है, मतलब आप अपने पिताजी को रिप्लेस करते हो, तो उनका स्थान लेते हो, उनका जगह लेते हो। तो अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी रिप्लेसमेंट होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो रिप्लेसमेंट नहीं होता। सपोज कीजिए अगर आपके पेरेंट्स में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो आप नहीं होते, और आप नहीं होते तो क्या उनको कोई रिप्लेस कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो आप अपने पिताजी को रिप्लेस करते हैं तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा, मतलब रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट। दूसरा है CO का मतलब आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इस टर्म का क्या मतलब है, मींस किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यू रहने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स आज से
65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो अचानक से विलुप्त हो गया। और उसके विलुप्त होने का एक कारण यह भी है कि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। फिलहाल दूसरे कारण भी हैं उनके विलुप्त होने के, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी है कि डायनासोर्स में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ और धीरे धीरे डायनासोर्स विलुप्त होते चले गए। तो कहने का मतलब किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही जरूरी है ना। उतना जरूरी है जितना आपको सांस लेना जरूरी है, जितना आपके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन या वाटर की आवश्यकता है, उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो जिस इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मानव में धड़ल्ले से दिन दूना रात चौगुना रिप्रोडक्शन होते जा रहा है, तो मानव की स्पीसीज जो है इस अर्थ पे बनी पड़ी है। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा की बात कर लो, अमीबा में रिप्रोडक्शन लगातार हो रहा है, तो अमीबा आज मौजूद है। जिस दिन अमीबा या मानव में रिप्रोडक्शन होना बंद हुआ, धीरे धीरे करके ये ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया डेथ श्योर है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है वो मरेगा। तो इस तरह से सब हर ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है, वो अपने लाइफ स्पैन को खत्म करने के बाद वो मर जाएगा। तो इस तरह से उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो दीज रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तीसरा टर्म है लाइफ। तो तीसरा टर्म है लाइफ, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। ये जो है ये पॉइंट इसी से रिलेट करता है दूसरे पॉइंट से। सिंपल सी बात है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मतलब रिप्रोडक्शन होना बंद हुआ, मान लो अमीबा में हुआ है ना, पैरामीशियम में हुआ, फिर इसके बाद प्लांट्स में होना बंद हुआ, फिर इसके बाद छोटे एनिमल्स में होना बंद हुआ, बड़े एनिमल्स में होना बंद हुआ, ह्यूमन में बंद हो गया। तो इस तरह से जिस भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना बंद हुआ वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और इस तरह से इस दुनिया का वो उस लास्ट ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो वो भी धीरे से विलुप्त हो जाएगा और एक बार यह अर्थ फिर से वीरान पड़ जाएगी, है ना। तो 4000 बिलियन साल पहले लाइफ आया है, जो है इस पर पानी आया है अर्थ पर, फिर लाइफ आया है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो फिर से एक बार अर्थ वीरान हो सकता है अगर रिप्रोडक्शन ना हो। तो रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो धीरे धीरे करके सारे ऑर्गेनिज्म विलुप्त कर जाएंगे और इस धरती से लाइफ ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब धरती लाइफ लेस हो जाएगा, तो अर्थ लाइफ लेस हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीओ। पीओ मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की हम बात कर ले। रिप्रोडक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है समझते हैं। पॉपुलेशन सिंपल सी बात है ना। ऐसे जो है आप कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। जैसे मानव का पॉपुलेशन है ना, कैटल्स का पॉपुलेशन है, प्लांट का पॉपुलेशन है। इसको हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन क्या है, वहां पे एक एक टर्म करके आपको बताया जाएगा। तो पॉपुलेशन सीधे सी बात है, रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन का सीधा सा रिश्ता है। मतलब पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने तेजी से रिप्रोडक्शन होना शुरू होगा उतना ही तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा। जैसे भारत की ही बात कर ले, 1947 तक लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन भारत का था। तो इंडिया का पॉपुलेशन आजादी के टाइम पर लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन था। लेकिन आज इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ हो गया। कहने का मतलब कई गुना पॉपुलेशन बढ़ गया, 3-4 गुना पॉपुलेशन बढ़ा। तो आप कह सकते हैं इतने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा। क्यों बढ़ा भैया? क्योंकि आजादी पाने के बाद ना लोगों के पास कोई काम नहीं था, है ना। आजादी के दौरान लोग कट मर रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं था, बस एक ही काम था, बस केवल रिप्रोडक्शन करना। और इस तरह से धड़ाधड़ रिप्रोडक्शन करते चले गए और नए नए बच्चे पैदा होते चले गए। इसीलिए आप देखिए इंडिया को कहा जाता है दिस इज द यंग कंट्री। यहां पर
मैक्सिमम पॉपुलेशन 60% से ऊपर जो पॉपुलेशन हुआ है वो 25 से 35 साल के बीच का है, 60% से ऊपर, है ना। इसीलिए इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। तो यहां पर नवयुवक की संख्या ज्यादा है। और जैसे अभी आप कोरोना में भी आपने देखा, है ना, जो यंगस्टर थे फर्स्ट लेयर में जब कोरोना आया था तो यंगस्टर थे, उनको बहुत कम इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन इटली की बात कर लो, इटली में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, है ना, कोरोना का। क्यों? क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग ना ओल्ड पर्सन थे। तो इंडिया में यंगस्टर थे इसलिए कम इफेक्ट पड़ा। वो बहरहाल वो आप अलग बात है। अब कोरोना ने म्यूटेशन कर लिया, तो एक बार म्यूटेंट नहीं डबल म्यूटेशन किया है, तो दो बार म्यूटेट कर लिया है और अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। और वो अब, है ना, कम एज के पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जितना तेजी से रिप्रोडक्शन होगा उतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे बात आती है भैया वेरिएशन है क्या? तो आप सीधी सी बात है कह सकते हैं वेरिएशन क्या है। तो वेरिएशन इसको हिंदी में कहते हैं विभिन्नता, मतलब डिफरेंसेस। तो वेरिएशन का मतलब विभिन्नता या डिफरेंसेस। तो रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन भी आएगा। जैसे मान लेते हैं मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की आवश्यकता है, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स। तो मेल पेरेंट्स का स्पर्म जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है और फीमेल पेरेंट्स का ओवा जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। मतलब मेल का क्रोमोसोम और फीमेल का क्रोमोसोम दोनों अलग अलग बॉडी के क्रोमोसोम्स हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर भी होंगे। तो इस तरह से दोनों फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनता है और इसी जायगोट से एक नया इंडिविजुअल बन रहा है। तो अब जरा देखिए यहां पर दो चीजें मिल रही है। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसके क्रोमोसोम्स का नाम है ए, और दूसरा इंडिविजुअल है जिसके क्रोमोसोम्स का नाम है बी, और दोनों क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज करेंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे ए और बी, ए बी। तो ये दोनों से डिफरेंट है, कहने का मतलब इसमें इन दोनों के गुण है, तो ये इन दोनों से कुछ डिग्री पर वेरी कर रहा है। तो आप कह सकते हैं, है ना, आप कह सकते हैं जो है डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, मींस डॉटर इंडिविजुअल में या प्रोजेनी में कुछ डिग्री पर जो वेरिएशन होता है अपने पेरेंट्स से, तो उसी को कहते हैं वेरिएशन। बाद में चल करके ये पता चला वेरिएशन म्यूटेशन के कारण होता है। तो ये ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट ने बताया। डार्विन ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बाद में इनका दिमाग इस पर गया जब ह्यूगो डिवरीज ने इस बात को बताया कि म्यूटेशन काजेज द वेरिएशन। तो म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण वेरिएशन होता है। अभी आगे चल के हम सीखने वाले हैं। तो म्यूटेशन, ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज। अगर हम जीन या क्रोमोसोम्स में कोई सडन चेंज करते हैं उसी फिनोमेना को हम म्यूटेशन कहते हैं। और इस म्यूटेशन के बारे में बताया था ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था, इवनिंग प्रिमरोज, ओएनोथेरा लैमार्कियाना। आगे चल करके हम सीखने वाले हैं। तो इस तरह से अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो विभिन्नता भी नहीं होगा, डिफरेंसेस भी नहीं होगा। आपके पेरेंट्स में रिप्रोडक्शन हुआ तो इस तरह से आप पैदा हो गए, तो आपका जन्म हुआ, आप कुछ न कुछ डिग्री पर अपने मम्मी से भी डिफर कर रहे हो, अपने पापा से भी डिफर कर रहे हो, या आपके 2-3 भाई बहन हैं, तो अगर आप अपने सिबलिंग्स या अपने भाई बहनों में कंपेयर करो तो कुछ न कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है सब में। तो इसी को कहते हैं वेरिएशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन की ये 5 इंपॉर्टेंस है ना। पहला है रिप्लेसमेंट, दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, तीसरा है लाइफ, चौथा है पॉपुलेशन और पांचवा है वेरिएशन। आगे चल करके इसको सीखते हैं। अच्छा, एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं डाटर। इसी डाटर को हम चाइल्ड कहते हैं, या इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं बाबू प्रोजिनी वर्ड यूज करते हैं, या इसके लिए एक और भी टर्म यूज करते हैं
ऑफ स्प्रिंग टर्म यूज करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है। एक्चुअल में प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग कॉमन टर्म होता है, या हम इसको प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये प्लांट बॉडी के लिए यूज करते हैं, जो प्लांट के बच्चे होते हैं उनको हम ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी कह सकते हैं, या कॉमन टर्म होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी का मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब एक ही टाइम पर बहुत सारे बच्चे पैदा हों तो ऐसे प्रोजेनी को, ऐसे डॉटर को हम ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी के नाम से जानते हैं। जैसे कोई मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा, एक सीड आपने डाला और एक पौधा तैयार हुआ, अब उसमें जो सीड बनेंगे, जो उसके बच्चे बनेंगे, एक ही साथ सारे बनते हैं। तो ऐसे जो है ऐसे डॉटर को हम प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो आप कह सकते हो बर्थ ऑफ प्रोजेनी एट ए टाइम। तो आप इसके लिए इसको डिफाइन कर सकते हैं, बर्थ ऑफ प्रोजेनी, है ना, प्रोजेनी एट ए टाइम, मतलब सेम टाइम पर जिस इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है ना, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे डॉटर को हम ऑफस्प्रिंग नाम देते हैं। जैसे प्लांट के बच्चे, उसी तरह से अगर हम मानव की बात कर ले, ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन में हम ऑफस्प्रिंग टर्म यूज नहीं करते हैं, ह्यूमन में हम सिबलिंग टर्म यूज करते हैं। ह्यूमन का जो बच्चा होता है, ह्यूमन के बच्चे को हम सिबलिंग कहते हैं। सिबलिंग, ह्यूमन क्या, या दूसरे एनिमल्स की ही बात कर लो, उसमें भी हम सिबलिंग्स कह सकते हैं। तो ह्यूमन के बच्चे को हम सिबलिंग्स कहते हैं। सिबलिंग्स का मतलब क्या है, कहने मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का बर्थ जो डिफरेंट टाइम पर पैदा हुए हो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे डॉटर जिनका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हो। जैसे आप 2-3 भाई बहन हो, तो तीनों भाई बहन क्या एक साथ पैदा हुए हो? नहीं, दोनों अलग अलग टाइम पर, अलग अलग ड्यूरेशन पर पैदा हुए हो। तो आप कह सकते हैं बर्थ ऑफ प्रोजेनी। तो स्पेशली यह टर्म हम यूज करते हैं ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, या अदर एनिमल्स के लिए भी हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बर्थ ऑफ प्रोजेनी, आप इसके लिए कह सकते हैं बर्थ ऑफ प्रोजेनी। तो बर्थ ऑफ प्रोजेनी एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर पैदा होने वाले बच्चों को हम कहते हैं सिबलिंग्स। तो ये हमारे पास दो टर्म है, ऑफ स्प्रिंग वाला टर्म और दूसरा टर्म सिबलिंग। चलिए आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। तो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, कहने मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। तो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन यह डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। डिफाइनिंग फीचर किसे कहेंगे? जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो लगभग 99.99% एनिमल्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर आप जो है देख सकते हैं इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे इसके एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। इसमें एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप नाम सुना होगा म्यूल, इसको हिंदी में खच्चर कहते हैं। खच्चर, है ना, खच्चर। जैसे अगर आप कभी पढ़ाई जो है पहाड़ की चढ़ाई की हो, जैसे अगर आप कभी वैष्णो देवी के पहाड़ पर गए हो, तो वहां पे आप देखेंगे घोड़े जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर लोग बैठ के उस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, तो वो खच्चर होता है। तो खच्चर तो लिविंग तो है, लेकिन खच्चर में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसे इसी तरह से और हम बात कर सकते हैं, म्यूल हो गया। जैसे वर्कर हनी बी, तो वर्कर हनी बी की हम बात कर लेते हैं। जैसे मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी 3 तरह की होती है। एक मेल होता है जिसको ड्रोन कहते हैं, एक फीमेल होती है
जिसको क्वीन कहते हैं, और एक वर्कर होते हैं, ये भी फीमेल ही होते हैं, लेकिन एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लिविंग तो है बट बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, है ना, जैसे जो है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसा ह्यूमन कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना। तो जो बच्चा पैदा, अच्छा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, और कुछ और मत समझना। रिप्रोडक्शन का मतलब ही है, केवल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना। कहने मतलब ऐसे कपल्स, ऐसे हस्बैंड वाइफ जिनकी कोई संतानें नहीं है, कहने का मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड। तो जो है ऐसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल क्या है, वो तो लिविंग तो है लेकिन बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग का या डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल, जैसे हम बात कर लेते हैं म्यूल। तो म्यूल बनता कैसे है, तो आप जो है आप कह सकते हैं, कह सकते हैं मेल डंकी। तो मेल डंकी मतलब होता है डंकी, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। तो फीमेल हॉर्स, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच अगर क्रॉस करा दिया जाए, तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच अगर क्रॉस करा दिया जाए तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम कहते हैं म्यूल। तो दैट इज कॉल्ड एज द म्यूल, दैट इज कॉल्ड एज द खच्चर। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। तो डंकी मतलब गधा, मेल गधा ना, मेल गधा, और हॉर्स मतलब घोड़ा। गधे और घोड़े का कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा, गधे और घोड़े का कॉम्बिनेशन होता है म्यूल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खच्चर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खच्चर। अब ये याद कैसे करेंगे, ये जल्दी जल्दी भूल जाता है। जैसे एक चीज और यहीं पे आप देखें, है ना, यहाँ पर एक चीज और देखें, जैसे अगर हम बात करते हैं, है ना, फीमेल डंकी, अगर यहाँ कहें फीमेल डंकी, तो फीमेल गधा, है ना, फीमेल डंकी, गधनी जिसको कहते हैं, है ना, तो फीमेल डंकी और मेल हॉर्स, है ना, मेल हॉर्स की बात करते हैं, तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम नाम देते हैं हिन्नी। तो दिस इज कॉल्ड एज द हिन्नी। अगर ये दो टर्म आपको मिलता है तो तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसको याद करने का एक तरीका याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, गधा और घोड़ी के बीच अगर रिप्रोडक्शन होगा तो खच्चर पैदा होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर गधी जो होती है, गधा नहीं गधी और घोड़ा, गधी और घोड़ा के बीच जो रिप्रोडक्शन होगा तो वो होगा हिन्नी, है ना, पैदा होने वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा हिन्नी। और ये दोनों ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये दोनों ही फर्दर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे। डंकी मतलब गधा कैसा है, मेल है, और हॉर्स मतलब फीमेल है। तो जिसका बाप मतलब मेल, जिसका बाप गधा उसको कहेंगे खच्चर। तो इसको इस तरह से याद करेंगे तो याद होगा जाएगा जल्दी। जिसका बाप मतलब गधा बाप हो सकता है, जिसका बाप गधा वो खच्चर, जिसका बाप गधा उसको खच्चर कहते हैं। अगर एक टर्म याद होगा तो दूसरा हम अपने आप याद हो जाएगा, और ये तीसरा वाला पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो रिप्रोडक्शन एक फेवरेबल कंडीशन में हो सकता है, तो वो रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या फेवरेबल फैक्टर हैं, तो उसी अगर फेवरेबल फैक्टर मिलेगा तभी जाकर के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एनसीईआरटी का यह लाइन है, तो जो है फैक्टर विच आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ इट्स रिप्रोड्यूस,
ये टर्म एनसीईआरटी का है। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये नीट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऐसे दो फैक्टर का नाम हम जानते हैं। तो पहला फैक्टर है हैबिटेट, तो पहला फैक्टर है हैबिटेट, और दूसरा फैक्टर है इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सही हैबिटेट नहीं मिल रहा है, सही वास स्थान नहीं मिल रहा है, तो आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्या कोई, अगर मानव की बात करें तो मानव क्या खुले स्थान पर या पब्लिक प्लेस पर रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है ना? तो डॉग की बात अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, हैबिटेट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? तो इसके लिए एक सुटेबल या सुनिश्चित हैबिटेट होना चाहिए, अच्छा हैबिटेट होना चाहिए जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। तो ये फैक्टर अगर नहीं मिलेगा, हैबिटेट बढ़िया नहीं होगा, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा। अब जरा देखिए, इंटरनल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब अगर वो इंटरनली स्ट्रांग है, अगर वो डिजीज कंडीशन में नहीं है, तब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है ना? तब वो रिप्रोडक्शन कर सकते। दीज आर फैक्टर विच अफेक्ट द रिप्रोडक्शन। ये वो फैक्टर है जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। इनको बस ऐसे याद रखेंगे, दो फैक्टर हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है, हैबिटेट है और दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन है। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर के और अपने ही समान कार्बन कॉपी ना बनाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी है ये अपने पेरेंट्स के है ना कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, कहने का मतलब नॉन आइडेंटिकल होते हैं। एक एक करके हम लोग सीखेंगे, अभी दोनों का डिफरेंस सीखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या पैरामीटर्स है, उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपली हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कोई एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट से ही है ना, एक पेरेंट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कहने का मतलब इसको दूसरे पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अकेले ही ये बच्चा पैदा करने के काबिल है ना? अब जरा हम देखते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कह सकते हैं एगैमोजेनेसिस या एगैमोजेनी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एगैमोजेनेसिस, या हम कह सकते हैं एगैमोजेनी। तो एगैमोजेनेसिस या एगैमोजेनी का मतलब ध्यान दीजिएगा, ए मतलब अपसेट, गैमो मतलब गैमेट्स, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, कहने का मतलब यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिना गैमेट्स के बने या बिना गैमेट्स के ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यह यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। अभी रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे विथ आर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसीलिए तो इसको हम एगैमोजेनेसिस या एगैमोजेनी के नाम से जानते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमैटोजेनिक भी कहते हैं। वाई वी कैन से सोमैटोजेनिक? क्यों सोमैटोजेनिक? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस डिवीजन होता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो माइटोटिकली डिवाइड करके दो डॉटर इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे, है ना, दो डॉटर इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे जो है कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इसीलिए इसको हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द यूनिपेरेंटल, कहने का मतलब इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स, केवल एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे कितना पेरेंट्स? केवल एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए कह सकते हैं यह यूनिपेरेंटल होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज यूनिपेरेंटल। अब जरा हम बात कर सकते हैं, कहने का मतलब यहां पर एक ही इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यहां पे अब ये अपने ही समान एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अपने ही जैसा, मतलब जो क्वालिटी इसकी है वही क्वालिटी इसके डॉटर की भी होगी। तो ये अपने ही समान दो अलग ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, है ना, दो अलग ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो यहाँ पे जो है कितना है, या इसकी संख्या एक है। तो इस तरह से इसने रिप्रोड्यूस होकर के दो इंडिविजुअल बना दिया, है ना, और ये दोनों इसके समान है, इसके समान है। तो इस दोनों को बनाने में कितने इंडिविजुअल की आवश्यकता हुई? मात्र एक। इसलिए इसको कहते हैं यह सिंगल या इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इन जनरल किस में होता है? तो आप कह सकते हैं यह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इन जनरल यह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो कह सकते हैं यह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? ऐसा इंडिविजुअल जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सिमिलर इंडिविजुअल में हो, है ना, तो उसको हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसा इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, इसी में टेस्टिस भी है और इसी में ओवरी भी है ना। तो इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होगा? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में। ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा ना, ऑलवेज अकर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट इन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, बट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसको अभी जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस बताने लगेंगे, वहां पे अच्छे से इसको सिखा देंगे। तो अभी बस टर्म कलेक्ट करते रहे। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं जैसे मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में, आप कह सकते हैं जैसे प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो अब जरा देखते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल डॉटर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस द आइडेंटिकल डॉटर, ये आइडेंटिकल डॉटर प्रोड्यूस करता है, जिसको आप क्लोन के नाम से जानते हैं। आइडेंटिकल किसे कहते हैं? ऐसा डॉटर इंडिविजुअल जो अपने पेरेंट से 100% सिमिलरिटीज रखता हो। कहने का मतलब अपने पेरेंट्स का डिक्टो कार्बन कॉपी है, तो आप इसको आप क्लोन भी कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोन। आगे चल करके हम बात करते हैं क्लोन की। तो आप कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर। तो हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। आप कह सकते हैं जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ और विदाउट फ्यूजन, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना, विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दिस इज कॉल्ड एज द
ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल का डिफिनेशन है, तो एसेक्सुअल को एगैमोजेनिक कहेंगे, सोमैटोजेनिक कहेंगे, या यूनिपेरेंटल होगा, या बाइसेक्सुअल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, या आइडेंटिकल होगा। इसमें जो डॉटर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल डॉटर। जैसे अमीबा की बात करूं, अमीबा 1 करोड़ साल पहले जैसे था आज भी अमीबा वैसे ही है, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं क्लोन की। तो क्लोन, व्हाट इज द क्लोन? तो आप कह सकते हैं ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल which are genetically similar, है ना, similar which are genetically similar to its parent, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर है, कहने का मतलब अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी है, ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं क्लोन। क्या कहेंगे? क्लोन। तो यूनिट ऑफ क्लोन इज द रैमिट। तो क्लोन की यूनिट क्या है? रैमिट। कहने का मतलब एक इंडिविजुअल क्लोन को हम कहते हैं रैमिट। और दूसरा ना ग्रुप ऑफ क्लोन, तो क्लोन के ग्रुप को हम नाम देते हैं जेनेट। तो ग्रुप ऑफ क्लोन इज कॉल्ड एज द जेनेट। अच्छा, पहला मल्टीसेलुलर एनिमल क्लोन कौन बना? तो दैट इज द डॉली। तो डॉली किसे कहते हैं? व्हाट इज द डॉली? सीप का जो बच्चा होता है, सीप का जो बच्चा होता है उसी को हम डॉली कहते हैं। तो सीप मतलब भेड़, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको हम डॉली कहते हैं। तो पहला मल्टीसेलुलर एनिमल क्लोन जो बनाया गया वो डॉली था। अच्छा, तो क्लोन की डिस्कवरी किसने किया था? तो आप कह सकते हैं यूनिट कैंपबेल, है ना, यूनिट कैंपबेल ना, कैंपबेल एंड वेलनट्स नाम के साइंटिस्ट, यूनिट कैंपबेल एंड वेलनट्स नाम के साइंटिस्ट ने क्लोन की डिस्कवरी की थी। तो ये तो हमने सीख लिया क्लोन किसे कहते हैं। वो इंडिविजुअल जो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हो, कहने मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को हम क्लोन कह सकते हैं। क्लोन का यूनिट रैमेट होता है। तो ग्रुप ऑफ क्लोन को जेनेट कहते हैं। पहला मल्टीसेलुलर एनिमल क्लोन डॉली है ना, डॉली है। क्लोन की डिस्कवरी यूनिट कैंपबेल और वेलनट्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है इन जनरल। तो आप कह सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर है, ये एनसीईआरटी का लाइन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पेरेंट सेल डिवाइड गिव्स राइज द न्यू इंडिविजुअल। तो किस तरह के ऑर्गेनिज्म में कोई पेरेंट सेल डिवाइड करता है और जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और वो, है ना, क्या देता है ना, एक नया इंडिविजुअल देता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके एक नया इंडिविजुअल बना देता है? तो आप कह सकते हो ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो यूनिसेलुलर, तो ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आप कह सकते हो प्रोटिस्टन, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा, तो बैक्टीरिया और प्रोटिस्टन्स, कहने मतलब मोनेरंस और प्रोटिस्टन्स होते हैं। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है। आगे हम बात करते हैं सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किस तरह के ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन कहलाता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप कह सकते हो इन यूनिसेलुलर, कहने का मतलब आप कह सकते हैं इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा और मोनेरा में सेल डिवीजन को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आगे पढ़ने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो जितने टाइप्स हैं, तो सबसे ज्यादा ना कौन सा टाइप ऑर्गेनिज्म में होता है? तो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द फीजन, दैट इज द फीजन। अगर फीजन की भी बात करें तो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फीजन। अगर हम इस फीजन में बात करें तो फीजन में भी बाइनरी फीजन,
बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन है, इसके बाद बडिंग है, तो आगे चल करके अभी हम बताएंगे। तो याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो मोस्ट कॉमन है ना रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फिजन। फिजन में भी कौन? बाइनरी फिजन। अच्छा, फिजन के बाद कौन है? जो है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद कौन है? बडिंग होता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। कहने का मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो आप कह सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, जैसे अगर हम बात करें प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया ध्यान दीजिएगा। तो प्लेनेरिया यह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्लेटीहेल्मिंथ में रखे हैं। तो कहने का मतलब यह प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम का एक इंडिविजुअल है। यह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये ऐसा इकलौता मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप याद रखिएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अब फिर आप कहोगे प्लांट में सर प्लांट तो मल्टी सेलुलर है, तो उसमें क्यों एसेक्सुअल हो रहा है? तो आप याद रखिएगा बाबू, प्लांट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एसेक्सुअल दोनों आया तो आप कहोगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन फॉर द प्लांट। तो प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी में कहा है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल है और एक सेक्सुअल है, और एसेक्सुअल का ही टाइप बता दिया है वेजिटेटिव। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड बुक में आप देखिएगा तो वहां पे लिखा होगा रिप्रोडक्शन आर ऑफ 3 टाइप: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने आज इस लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर दोनों का डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।